वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। बाल गोविंद भगत इस पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी और यह जो पाठ है वह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में लेखक ने बाल गोविंद भगत इस नाम के पात्र या चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। अब तक के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत इनके बाह्य और बाह्य वेशभूषा के बारे में हमने जानकारी हासिल की तथा उनके आचार विचार के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। फिर लेखक उनके सारे जीवन पर व्यापन की जो पद्धति थी उस पर तो वह आकर्षित थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुग्ध किस पर थे? वह उनके गान पर, उनके संगीत पर। और वह हमेशा कबीर के द्वारा जो दोहे पद रचे थे उनका गीत गाते रहते थे। चाहे वो किसी भी प्रकार का काम कर दो, खेतों में जब वह रोपण का कार्य करते थे तभी भी वह गीत गाते रहते थे और उनके गीतों के उस स्वर के आनंद लेकर सारे किसान, जो अन्य गांव के किसान रहते थे, वह भी काम करते रहते थे और गीत का मजा लेते थे। आगे हम देखते हैं लेखक बाल गोविंद भगत इस पाठ के द्वारा हमें उनके और कौन कौन सी विशेषताएं बता रहे हैं। पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने जो इसके पहले सेशन में जो परिच्छेद पढ़े थे उसमें लेखक ने गांव के सामाजिक वातावरण का वर्णन किया है कि किस प्रकार से सारे लोग गांव में इकट्ठा होकर काम करते थे। इससे क्या होता है, जब हम कोई भी कार्य, कठिन कार्य हो, वो एक साथ करते हैं तो वह करने में कष्ट भी नहीं होता है और थकान भी महसूस नहीं होता है, उसका आनंद भी लिया जाता है और कठिन कार्य या जो भी काम में ज्यादा समय लगता है वह हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखो लेखक ने बाल गोविंद भगत इनका वर्णन कर रहे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे कि किस प्रकार से वह मधुर संगीत गा रहे, गीत गा रहे और सारे गांव वाले उनके गीत सुनने के लिए वहां पर आ रहे और फिर उनके गीत गाते गाते खुद भी उस गीत को गा रहे हैं और उनके साथ ताल धर रहे हैं। इसके पहले परिच्छेद में हमने अलग अलग महीनों का वर्णन पढ़ा था। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने जो हिंदी महीने होते हैं उनका वर्णन किया है कि चाहे आषाढ़ का महीना हो, चाहे भादों का महीना हो, किसी भी महीने में वह अपने मधुर गीतों का स्वर सारे संसार में, सारे गांव में लहराते थे। तो जब वो गीत गाते थे तो यहाँ तक कि जो पशु पक्षी होते थे उनका मधुर स्वर भी उनके गीतों के सामने फीका पड़ जाता था। अब आगे लेखक कह रहे हैं, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब देखिए, हम सबको पता है कि गांव में हर महीने की अलग अलग विशेषताएं होती है। अब हम जब शहरों में रहते हैं तो हमें इन महीनों के ज्यादा इतनी जानकारी नहीं होती है कि महीने का परिवर्तन कैसे होता है, कब सुबह ज्यादा जल्दी होती है, कब कौन से मौसम में क्या किया जाता है, इतनी जानकारी हमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम तो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं या हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन गांव में क्या होता है कि अलग अलग महीने में जब बरसात के दिन शुरू होते हैं तो वहां पर अधिकतर काम काज किए जाते हैं। लेकिन जैसे कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक अर्थात कार्तिक का महीना, तो क्या होता है, बरसात थोड़ी कम हो जाती है तो लोग बहुत सुबह उठते हैं और फिर अपना कार्य, दिन भर का काम शुरू कर देते। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां अर्थात बहुत सुबह, प्रातः काल, भोर में ही उठकर ईश्वर का नामस्मरण करना, ईश्वर के गीत गाना, भजन करना, कीर्तन करना, इसे कहा जाता है प्रभातियां, जो सुबह जल्दी उठकर भगवान के गीत गाए जाते हैं। तो जैसे ही कार्तिक का महीना आ गया तो बाल गोविंद का रूटीन शुरू हो गया, प्रभातियां शुरू हो गई जो फागुन तक करते थे। अब कार्तिक महीना से तो फाल्गुन महीने तक उनकी यह प्रभातियां शुरू हो जाती थी। क्या हम आज भी हम देखते हैं कि गांव में क्या होता है, सारे लोग सुबह जल्दी होते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको तो पहले से ही आदत होती है, तो सुबह लोग जल्दी उठते हैं,
फिर क्या करते हैं, ऐसे इकट्ठा होते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, फिर वो ईश्वर के स्तुति पर गीत गाते हैं। अब मंदिरों में जाकर भी गाते हैं, कभी कभी देखो गांव में वो घूमकर भी गाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी एक तो सुबह की शुरुआत अच्छी होती है और दूसरा ईश्वर के नामस्मरण भी होते हैं और लोगों को भी पता चल जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो पीछे की बात की जो पीढ़ी होती है उनको भी यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार कार्तिक महीने से तो फागुन महीने तक बाल गोविंद भगत इनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। आगे लेखक कह रहे कि इन दिनों में वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। अब देखिए इन महीने में अधिकतर ठंडी बहुत होती है, सर्दी का मौसम ज्यादा होता है और ऐसे मौसम में लोग बहुत ही उठना मतलब उनको नहीं जमता उस समय, लेकिन अपना रूटीन जो था वह कभी परिवर्तन नहीं करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। कि सुबह इन दिनों में और जल्दी उठकर वह इतने ठंडे मौसम में जाकर क्या करते थे, नदी में जाकर स्नान करते थे। अब देखो ठंडी का मौसम रहता था, सर्दी का मौसम रहता था, नदी का पानी भी तो बहुत ही ठंडा होता होगा ना, तो ऐसे ठंडे पानी में नदी का स्नान जाकर करते थे। और वह भी कितना दूर रहता था, गांव से लगभग 2 मील दूर रहता था। तो इतने सवेरे उठकर वह 2 मील चलकर जाते थे और नदी में जाकर स्नान करते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। पोखरे के ऊंचे भिंडे, पोखरे का अर्थ क्या होता है? तालाब, छोटे छोटे जो तालाब। अब देखो नदी और तालाब में फर्क होता है। नदी का पानी जो होता है कि वो लगातार बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तालाब का पानी कैसा होता है, एक जगह पर स्थित होता है। तो इस प्रकार तालाब के ऊंचे भिंडे पर जाकर वह अपनी खंजड़ी अर्थात अपने जो वाद्य होते थे, साधन होते थे गीत गाते समय, वो लेकर जाते थे और वह अपने गाने टेरने लगते थे। तो वहां पर जाकर सुबह सुबह नदी में स्नान करने के बाद अपने उस वाद्य के साथ, खंजड़े के साथ मधुर गीत गाने आरंभ कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब देखिए ठंडक के दिन में, सर्दी के मौसम में कोई जल्दी उठता है क्या? वैसे लेखक भी नहीं उठते थे। तो लेखक क्या करे कि वैसे ही मैं देर तक सोने वाला था, मतलब मुझे आदत क्या थी, हमेशा मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन लेखक कहते कि मुझे देर से उठने की आदत थी। और वो तो माघ का महीना था, बहुत ही ठंडी का महीना था। हम देखते ना कि ठंडी के महीने में हमारे दांत के आवाज आते हैं, दांत बजते, तो उसे कहा जाता है दांत का किटकिटाना। भोर अर्थात सुबह। तो ऐसे ठंडी में जहाँ पर दांत का आवाज आने लगता है, बहुत ही ठंडी बजती है, ऐसे में भी लेखक कहते हैं कि उनके मधुर संगीत के स्वर जब उनके कानों पर पड़े तो उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, अर्थात लेखक को उस तालाब के स्थान पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लगी गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बड़ा रहा था। अब देखिए दीपक, आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अब हम देखते हैं कि रात में अंधेरे में सितारे चमकते रहते हैं ना आसमान में, तो उसका थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है धुंधला धुंधला। तो लेखक कहते हैं कि आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी मतलब सुबह नहीं हुई थी, सुबह का जो प्रकाश होता है वह नहीं था, अंधेरा का ही जो आसमान पे जो सितारे चमकते हैं, तारे चमकते, वो चमक रहे थे। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, रात अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग रही थी, अर्थात सुबह सुबह देखो वो बहुत ही मॉर्निंग में अगर हम देखते हैं तो सूरज निकलने से पहले थोड़ी लालिमा फैलती है, तो उसी प्रकार से पूरब दिशा में लालिमा फैली हुई थी, शुक्र तारा और भी बड़ा रहा था। खेत बगीचा घर पर सब कुहासा छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था। ठंडी के मौसम में देखो कैसे ऐसे सब जगह थोड़ा थोड़ा हमें कोहरा दिखाई देता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े। अब देखिए यहाँ पर लेखक फिर से बाल गोविंद का वर्णन कर रहे हैं कि चटाई पर वह पूरब की ओर मुंह करके
काली कमली ओढ़कर, अब देखिए ठंडी का मौसम था, उसी समय वह कंबल ओढ़ते थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। अब देखिए लेखक कहते कि ऐसे भोर में, ऐसे सुबह में हम अगर आवाज तो बाजू में हो गया, आवाज तो बहुत दूर हो गई, लेकिन हमारे ठंडी की वजह से दांत के आवाज आ रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे। और ऐसे ठंडे मौसम में वह क्या कर रहे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। अब यह कोई आसान कार्य था नहीं। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब देखिए वह खुद इतने अपने स्वर में, गीतों में इतने मग्न हो जाते थे कि वह अब ऐसा लगता था कि नाचने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाते थे। अब वो गीत गाते समय उनके शरीर पर जो कंबल रहती थी वह भी बार बार नीचे सरक जाते थे। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। अब देखिए ठंडी की वजह से लेखक कहता है कि इतने भोर में, इतने सुबह में मैं तो बहुत ही कपकपा रहा था, लेकिन तारों की छांव में जो सितारे थे उनके प्रकाश में वह जो गीत गा रहे थे वह इतने गीत मग्न हो गए थे। उनके शरीर पर, उनके मस्तक पर, माथे पर श्रम की बिंदु चमक पड़ते थे। अब आगे लेकर कह रहे कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब देखिए संध्या का अर्थ क्या होता है, संध्या काल, शाम का समय, जिसे हम आफ्टरनून कहते हैं कि इवनिंग 5-6 के बाद का समय, जब सारे लोग किसान खेत का सारा काम करके आते हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती थी। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता था, बहुत ही गर्मी होती थी, और ऐसे में सारे लोग क्या करते थे, इकट्ठा होकर वहां पर गर्मियों में जो तड़पन थी उसको कम करने के लिए आते थे। शाम को भी शीतल करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के अनेक उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराते। अब देखो गांव आपके आंगन में ही वह आसन मारकर बैठ जाते थे, और फिर जैसे ही वह अपने गीतों की शुरुआत करते थे, एक एक करके सारे गांव के जो उनके गीतों के प्रेमी थे वह इकट्ठा हो जाते थे। और जैसे ही बाल गोविंद भगत एक पद कहने लगते तो उनके जो प्रेमी मंडली थे वह क्या करते थे, उस पद को 2 बार दोहराते, तिहराती, तीसरी बार दोहराते। कोरस में गाते ना, हम आपने सुना ही होंगे। धीरे धीरे स्वर में ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, और इस प्रकार वह मधुर गीत और भी सुंदर हो जाता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो देखो यहाँ पर लेखक ने गांव के सांस्कृतिक वातावरण का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब बाल गोविंद भगत अपने मधुर गीत गाना आरंभ करते थे तो सारे लोग आकर उनको इस गीतों में साथ देते थे, कि खुद भी गीत गाते थे कोरस में। फिर वो जब गीत गाते गाते नाचने लगते थे तो बाकी लोग भी उनकी उस नृत्यशिला में मग्न हो जाते हैं, तन और मन से, शरीर और मन से। तो इस प्रकार हमें गांव के सांस्कृतिक वातावरण का भी यहाँ पर परिचय लेखक दे रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चे, जो परिच्छेद हमने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रभाती, प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत। पोखरे, तालाब। भिड़े, मिट्टी से बना हुआ ऊंचा स्थान। लोही लगना, सुबह की लाली। कोहसा, कोहरा। आवृत्त, ढका हुआ। खंजड़ी, हाथों में लेकर बजाने वाला वाद्य या यंत्र। सुरूर, नशा, जोश। तिहराती, तीसरी बार कहना। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लेखक के इस पाठ के परिच्छेदों के द्वारा क्या जानकारी हासिल की कि गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में पढ़ा। आगे लेखक हमें बाल गोविंद भगत इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।